नमस्कार, मैं हूं आरती राय। गुरु स्थल के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे। और पढ़ाई हो रही होगी ना, याद हो रहा होगा। क्या मैं जो आप लोगों को ये समझा रही हूँ आप लोगों को समझ में आता है? कल देखिए, कल मेरा पूरा दिन बिजी था और मैं 6 बजे शाम को घर आई तो तुरंत हमने क्लास लेना शुरू कर दिया। ये लिखा, फिर वीडियो बनाया। और आपने कल देखा होगा कि हो सकता है मेरे व्यवहार में भी थोड़ा चेंज रहा होगा, क्योंकि काफ़ी एक थकान से भी थी। कल हमने काफ़ी सारे लोगों का नाम भी पढ़ा और मैसेज सब लोगों ने अच्छे अच्छे दिए। और ऐसे लगता है कि कोई बात अच्छी नहीं लगी जो उस वीडियो को देखकर किसी को अच्छा नहीं लगा, मैसेज वगैरह नहीं आए। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को जैसा अच्छा लगे वैसा करिएगा। मैं तो पढ़ा रही हूँ और मेरा पढ़ाना काम है, ठीक। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वह है सैंधो सभ्यता के अंतर्गत, अर्थात सिंधु घाटी के अंतर्गत सैंधव कला की हम बात करेंगे, ठीक। आज हमारी जो चर्चा होगी वह सैंधव कला की बात होगी। तो हम कला के अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं हम वह देखेंगे। यह देखिए, हम पहले से यहाँ पर लिखे हुए हैं कि हमारी जो चर्चा होगी इस पर होगी, सैंधव कला पर होगी, ठीक। सैंधव कला। और इस सैंधव कला के अंतर्गत क्या क्या आते हैं उसे देखिए। सैंधव कला के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मोहर को, पढ़ेंगे मोहर या मोहर, ठीक। हम पढ़ेंगे मूर्ति निर्माण को, पढ़ेंगे। सैंधव कला में हम मृदभांड को भी पढ़ेंगे, मन का निर्माण को देखेंगे, ठीक। मापतौल, मापतौल को क्या कहते हैं भाई? बाट यानी बटखरा, जो तौलते वगैरह हो रहे होंगे उस समय। और लिपि, लिपि क्या है? यह लेखनी, लिखावट भाई, ठीक। तो हम सैंधव कला के अंतर्गत आज की जो हमारी चर्चा होगी, मोहर, मूर्ति निर्माण, मृदभांड, मन का निर्माण, नापतौल और लिपि पर होगी, ठीक। आप लोगों को जो भी कुछ ना समझ में आए या कुछ और चाहते हो तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी कड़ी में जो सबसे पहले नंबर पे हमारी जो चर्चा होगी, जो हम चर्चा कर रहे हैं वो किसका है? मोहर का। देखिए यहाँ पर हमने मोहर लिखा हुआ है, मोहर। तो मोहरों के बारे में थोड़ा देखते हैं, ठीक। अब देखिए मोहर, मोहर जो है हड़प्पा सभ्यता का सर्वोत्तम कलाकृति है। हड़प्पा वासियों ने अपने कला का प्रदर्शन सबसे अच्छा अपनी मोहरों पर किया था। ये जो मोहरें थी अलग अलग आकार प्रकार में थी और सर्वाधिक जो मोहरें हैं वो जो पत्थर है वह सेल खड़ी से बनी है। कुछ मोहरें तांबे की भी हैं, ठीक। तो मोहरों की क्या उपयोगिता उस समय काल में रही होगी थोड़ा हम लोग देखते हैं, ठीक। कौन सी मोहरें कैसी थी? वर्गाकार थी कि बेलनाकार थी, ठीक। किस पे लिपि थी, किस पे लिपि नहीं थी, कौन कौन से उस पे साक्ष्य हैं यानी आकृतियाँ पाई गई हैं, गाय भैंस बकरी है या नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे, ठीक है। सैंधव सभ्यता का कल हमने नगर योजना पढ़ा था। हालांकि मुझे बहुत थकान थी तो हो सकता है कि मेरे प्रेजेंटेशन में कुछ, मेरे जो व्याख्यान में कुछ कमियां रह गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, ठीक। लेकिन हमने बताने का प्रयास किया क्योंकि मैं पूरे दिन आपको मैं बता नहीं सकती, पूरे दिन मैं एक पैर पे एकदम खड़ी थी, मतलब कहीं गए हुए थे और इतना ज़्यादा भागम भाग था कि एकदम, और मैं 4 दिनों से भी थी बाहर, ठीक। तो उन 4 दिनों में इतना ज़्यादा थकान थी, फिर भी हम आते ही क्लास, क्योंकि क्लास वैसे भी 4 दिन लेट हो चुकी थी। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि लगातार हो, ठीक। तो चलिए हम पहले मोहरों पे करेंगे, नहीं तो समय निकल जाएगा। देखिए मोहरे हड़प्पा सभ्यता का सर्वोत्तम कलाकृति कहा जाता है। मोहरे हड़प्पा सभ्यता का सर्वोत्तम कलाकृति, यानी मोहर जो है उसे हड़प्पा सभ्यता के सर्वोत्तम
कलाकृति कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि सैंधव वासियों ने अपनी कला का सर्वोत्तम प्रदर्शन अपनी मोहरों पर ही किया था। यहाँ के लोग थे ना, एक बहुत अच्छे शिल्पकार थे, इनके पास दिमाग था। आपको जैसा कि हमने बताया है कि यह पाषाण काल से धीरे धीरे अपनी प्रगति करते हुए अपने विकास की अवस्था में आगे बढ़े, अपनी वृद्धि किए। तो जब ये लोग आगे बढ़े तो इनका जो दिमाग है ना काफ़ी विकसित हुआ, हर क्षेत्रों में अलग अलग कुछ न कुछ विकास करते रहे। और जब यहाँ तक आए, फिर आज देखिए हम लोग कहाँ से कहाँ हैं, है ना। वहीं से तो सब स्टार्ट हुआ है। मोहरें विभिन्न आकार प्रकार तथा विभिन्न प्रकार के पत्थरों से बनी थी। जो मोहर थे उस समय काल के अलग अलग आकार में बने हुए थे और अलग अलग पत्थरों से भी बने थे। कहीं कहीं भूरे चट पत्थर से भी हैं, ठीक। और अधिकतर सर्वाधिक सेल खड़ी पत्थर से बना हुआ है। सैंधव सभ्यता के सर्वाधिक मुहरें वर्गाकार थी, ठीक। सैंधव सभ्यता की सर्वाधिक मुहरें वर्गाकार थी। अब वर्गाकार आप लोग जानते होंगे, वर्गाकार क्या होता है, आयताकार क्या होता है, बेलनाकार क्या होता है, ये सब तो आप लोग जानते हो ना, ठीक। सर्वाधिक मुहरें वर्गाकार थी तथा आयताकार भी थी, ठीक। हड़प्पा सभ्यता में मोहरों को बनाने में सर्वाधिक सेल खड़ी पत्थर का उपयोग किया गया था। जो हड़प्पा सभ्यता में जो मुहरें प्राप्त हुई हैं वो सर्वाधिक मुहरें सेल खड़ी पत्थर से बनाई गई हैं। लोथल और देसलपुर से तांबे की बनी मुहरें प्राप्त हुई हैं। लोथल और देसलपुर एक स्थान है, लोथल और देसलपुर ये दो स्थान है जहाँ से तांबे की बनी मूर्ति, तांबा धातु की बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। सॉरी, मूर्ति नहीं, मोहर प्राप्त हुई है, ठीक। लोथल और देसलपुर से तांबे की बनी मोहर प्राप्त हुई है। वर्गाकार मोहरों पर जो वर्गाकार मोहर थे, वर्गाकार मोहरों पर लघु लेख के साथ साथ एक श्रृंगी पशु, ठीक। जो वर्गाकार मोहर थे ना उस पे लेख लिखे, यानी लेखनी है, लिपि पाई गई है और उस पे एक श्रृंगी पशु का आकृति बना हुआ है और वृक्ष का है। और वह वृक्ष कौन सा है? वह पीपल वृक्ष है, ठीक। भैंस भी है, बाघ है, हाथी है, बकरी है आदि आकृतियों का साक्ष्य पाया गया है। फिर से देख लिया, वर्गाकार मोहरों पर लघु लेखों के साथ एक श्रृंगी पशु। अगर कोई प्राचीन इतिहास की एक पुस्तक है, हालांकि सभी पे लगभग होते हैं, एक RS शर्मा की जो पहले पुस्तक आती थी उस पे एक श्रृंगी पशु का जरूर चित्र बना हुआ था, ठीक। तो वर्गाकार मोहरों पर लघु लेखों के साथ एक श्रृंगी पशु और वृक्ष में कौन सा है? पीपल, ठीक। और पशु कौन से हैं? भैंस, बाघ, हाथी और बकरी की आकृतियों के साक्ष्य पाए गए हैं। आयताकार मोहरों पर, ये देखिए वर्गाकार मोहरों पे पाए गए हैं। वर्गाकार मोहरों पे क्या क्या पाए गए? आप लोगों को अंतर समझना है, ठीक। वर्गाकार मोहरों पर एक श्रृंगी पशु, पीपल का वृक्ष, जो वृक्ष पाए गए, भैंस, बकरी, बाघ, हाथी, ये सब पाए गए, ठीक। ये वर्गाकार। अगर हम आयताकार की बात करें तो आयताकार मोहरों पर सिर्फ लिपि का ही साक्ष्य मिला है। जो आयताकार मोहरें हैं, सैंधव सभ्यता की जो आयताकार मोहरें हैं उस पर सिर्फ लेखनी के साक्ष्य पाए गए हैं, ठीक, कुछ और नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर गाय, घोड़ा, ऊंट की आकृति का अंकन नहीं प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर कई सारे पशु पाए गए, ठीक, लेकिन गाय और ऊंट,
घोड़ा की आकृति का अंकन नहीं, यानी आकृति नहीं बनी हुई है मोहरों पर। ठीक, अब तक लगभग 2500 से अधिक हड़प्पाई मोहर प्राप्त हुए हैं। अब तक जो है, इस समय तक लगभग 2500 मोहरें प्राप्त हो गई हैं। ठीक, जिसमें जो मोहरें हैं उसमें 50% अकेले मोहनजोदड़ो से, यानी कि अगर पूछे आपसे प्रश्न कि सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुए, सैंधव सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मोहरें किस स्थल से प्राप्त हुई है, तो वह स्थल का नाम है मोहनजोदड़ो। ठीक, मोहनजोदड़ो से अकेले 50% मोहरें प्राप्त हुई हैं। ठीक, 50% मोहरें अकेले मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहरों में श्रेष्ठतम मोहर मोहनजोदड़ो से, जो मोहर तो अकेले 50% मोहनजोदड़ो से पाई हुई है। ठीक, पाई गई है। अगर मोहरों में श्रेष्ठतम मोहर की हम बात करें तो वह मोहर थी योगी वाली मोहर। वह कहाँ से पाई गई, वह भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से योगी वाली मोहर प्राप्त हुई। फिर से सुन लीजिए, मोहरों में श्रेष्ठतम मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी वाली मोहर है, जिसमें चारों ओर इस मोहर के भी कभी सवाल पूछे जाते हैं कि जो योगी की जो मोहर है उसमें कौन कौन से जानवर हैं। ठीक, हाथी, गैंडा, बाघ, भैंसा तथा नीचे 2 हिरण की आकृति का अंकन है। जो योगी वाली जो मोहर है वह हाथी, गैंडा, बाघ, भैंसा तथा 2 हिरण, नीचे हिरण के भी चित्र पाए गए हैं। ठीक, आकृति का अंकन हुआ है। ठीक ना। सैंधव सभ्यता के लोग इन मोहरों का जो है, मोहरों का प्रयोग सामान्यतः मुद्रा के साथ साथ बाह्य व्यापार में अपनी वस्तुओं की पहचान के लिए करते थे। ये मोहर जो थे इसका मुद्रा के रूप में भी उपयोग करते थे सैंधावासी। ठीक, और जब यह बाह्य व्यापार करते थे तो उसको पहचान के लिए भी इसका उपयोग करते थे, यानी गट्ठर हो किसी वस्तु का उसके ऊपर ये लगा देते थे पहचान के लिए। फिर से सुनिए, बाह्य व्यापार में अपनी वस्तुओं की पहचान के लिए भी करते थे, क्योंकि व्यापार में किसी वस्तु के गट्ठर के ऊपर इन मोहरों को लगाया जाता था। ठीक, अब हम मूर्ति कला की बात करेंगे। ठीक, मूर्ति कला अगला जो हमारा बातचीत होगी, ये होगी मूर्ति कला पर। ठीक, अब मूर्ति कला आप जानते हैं कि मृण मूर्तियाँ मिली, अर्थात मिट्टी की मूर्तियाँ, कुछ धातुओं की भी मूर्तियाँ मिली है। मिट्टी की मूर्तियाँ घर घर में बनाई जाती थी और यह उस समय काल में एक लोक कला को दर्शाता है। ठीक, हड़प्पा के लोग पत्थर, मिट्टी तथा धातु की मूर्तियों का निर्माण करते थे। ठीक, जो हड़प्पा वासी थे वह मिट्टी, पत्थर, धातु की मूर्तियों का निर्माण करते थे। सैंधव क्षेत्र में पाषाण मूर्तियां नाम मात्र की मिली है। याद रखें, जो सैंधव क्षेत्र है उसमें पाषाण मूर्तियां यानी पत्थर की मूर्तियां नाम मात्र की मिली हैं, और जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वह भी खंडित अवस्था में हैं। फिर से सुनिए, यहाँ पर यह लिखा होगा सैंधव क्षेत्र में जो पत्थर पाषाण की मूर्तियां हैं वह नाम मात्र की मिली है, और जो मिली भी है ना तो वह खंडित अवस्था में, अर्थात किसी के सर गायब हो गए होंगे, टूट गए होंगे, किसी में हाथ ना हो, किसी धड़ से हो, इस तरीके की प्राप्त हुई हैं।
हड़प्पा स्थल से 2 मूर्ति प्राप्त हुई तथा मोहनजोदड़ो से 12 पाषाण मूर्ति, यानी कि जो हड़प्पा से जो 2 मूर्ति हुई, यानी 2 मूर्ति 2 पाषाण की मूर्ति है, और मोहनजोदड़ो से 12 पाषाण की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक, हड़प्पा से 2 मूर्ति तथा मोहनजोदड़ो से 12 पाषाण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक, और ये कैसी हैं? खंडित अवस्था में। सैंधव सभ्यता के घर घर में मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती थी। सब के सब क्या थे? कलाकार थे भाई, शिल्पकार। सबको दिमाग तो था ही भाई, दिमाग ना होता तो क्या ये शहरीकरण होता? क्या ये स्वच्छ, साफ सुथरा और व्यवस्थित तरीके से नगर योजना होती? काफ़ी विकसित थे ये लोग ना, दिमाग काफ़ी तेज था इन लोगों का। सैंधव सभ्यता के घर घर में मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती थी, जो कि लोक कला का उदाहरण प्रस्तुत करती है। लोक कला यानी घर घर में, यानी हर किसी को ये बातें पता थी। ठीक, चाहे वह सांचे से बना दो, हाथ से बना दो, जिस तरीके से उनके पास इसका कला का ज्ञान था। ठीक, मूर्तियां आग में पकाकर बनाई जाती थी। जो इस समय यह जो लोक कला है, मूर्तियां कैसी मिट्टी की थी? मिट्टी की मूर्तियों को आग में पका देते थे। जब कोई भी मूर्ति, कुछ भी वस्तु बनी हो, किसी भी आकार प्रकार में बनी हो, अगर वह मिट्टी का पका दिया जाता है, उस मिट्टी को जिस भी सांचे से, जिस भी आकार में बनी हो, खिलौना हो, नर्तकी की मूर्ति हो, या कुछ भी बना लीजिए आप, शेर, बाघ, चीता, कुत्ता, बिल्ली, सब बना लीजिए, अगर वह पक गई तो उसको टेराकोटा नाम दिया जाता है। ठीक, यह याद रखिए कि पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। ठीक, जो मूर्तियां आग में पकाकर बनाई जाती थी वह कितने थे? लगभग 75% मूर्तियां थी किसकी? पशु पक्षियों की। जो टेराकोटा के जो मूर्तियां हैं वह 75% मूर्तियां पशु पक्षियों की थी, जिनमें सर्वाधिक वृक्ष एवं गौरैया का था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह सवाल पूछ सकता है कि जो सैंधव सभ्यता में जो टेराकोटा यानी मिट्टी की पकी हुई मूर्तियां मिली हैं, उनमें सर्वाधिक किसकी है? तो आप क्या बताएंगे? सर्वाधिक पशु पक्षियों की है, जिनमें पक्षी में कौन सी पक्षी थी? ये गौरैया थी, और एक वृक्ष था। वृक्ष वाला कौन सा था भाई? जरा बताइएगा। क्यों? चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनमें सर्वाधिक वृक्ष एवं गौरैया की प्राप्त हुई है तथा 25%, याद रखें, 75% मूर्तियां जो टेराकोटा की मिली हैं वह है पशु एवं पक्षियों की, और 25% जो मूर्तियां मिली हैं, मृण मूर्तियां, वह मनुष्यों की मिली हैं। ठीक, 25% मूर्तियां मनुष्यों की प्राप्त हुई हैं। इसमें अधिकांश मूर्तियां जो थी महिलाओं की थी, यानी स्त्री की थी। ठीक, फिर से सुन लीजिए, 75% सैंधव सभ्यता से जो टेराकोटा वाली जो मूर्तियां मिली मिट्टी की, वह 75% पशु एवं पक्षी के थे, जिसमें वृक्ष गौरैया विशेष स्थान रखता है। ठीक, और 25% जो मिले मनुष्यों को मिले हैं मृण मूर्तियां टेराकोटा वाली, उस 25% में सर्वाधिक मूर्तियां स्त्रियों की हैं, महिलाओं की हैं। हड़प्पा सभ्यता में धातु की मूर्तियां एक निश्चित सांचे में ढालकर बनाई जाती थी। जो हड़प्पा सभ्यता में जो मूर्तियां बनाई जाती थी वह एक निश्चित सांचे में ढाल के बनाई जाती थी, और इस जो सांचे जो बनाई जाती थी इसके कुछ अपने नाम हैं। नाम क्या हैं? जो कि भ्रष्ट मोम पद्धति या मधुच्छिष्ट विधि द्वारा बनाई जाती थी। इसका अपना नाम है, एक नाम आएगा। क्या नाम आएगा?
भ्रष्ट मोम पद्धति जो मूर्तियां बनाई जाती है सांचे में, या मधुशिष्ट विधि द्वारा बनाई जाती थी। ठीक। हड़प्पा सभ्यता के लोग धातु की गलाई एवं ढलाई से परिचित थे। यह भाई, ये हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है धातुओं को गलाने और ढालने यानी कि सांचे में बनाने से परिचित थे। आपको पता है कि इन लोगों ने कांसा का प्रयोग किया पहली बार, है ना। 90% तांबा, 10% टिन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया था इन लोगों ने। किसने? सैंधव वासियों ने। और ये जो टिन था अफगानिस्तान से आता था और तांबा राजस्थान की खेतड़ी से ही मिल जाता था। ठीक। अगर आपको 90 और 10 की बात नहीं समझ में आ रही तो समझ लीजिए 9 भाग तांबा और 1 भाग टिन मिला के कांसा बनता था। ठीक। हड़प्पा सभ्यता के लोग धातु की गलाई एवं ढलाई से परिचित थे। इससे पता चलता है कि सैंधव सभ्यता के लोग विज्ञान एवं तकनीकी का ज्ञान था। भाई, इनके पास तकनीकी ज्ञान तो था ही, विज्ञान भी था, तभी तो ये सारा करते थे। ठीक। धातु मूर्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मोहनजोदड़ो के एचार क्षेत्र से प्राप्त कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति है। अगर यहाँ पर जो धातु गलाई और ढलाई हो रही है तो जो कुछ तो बन रहा होगा ना, तो इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वह क्या, जो धातु में इसकी जो निर्मित हुई है, कांस्य धातु की जो बनी हुई है, वह नर्तकी की मूर्ति है। और ये नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र से पाई गई है। ठीक। एक बार दोहरा दें इसको। देखिए, हम सैंधव सभ्यता में, सैंधव कला में हम क्या पढ़ रहे थे? मोहर पढ़ रहे थे। ठीक ना। मोहर, तो मोहरे हड़प्पा सभ्यता का सर्वोत्तम कलाकृति कहा जाता है, क्योंकि सैंधव वासियों ने अपनी कला का सर्वोत्तम प्रदर्शन अपनी मोहरों पर ही किया। मोहरें विभिन्न आकार प्रकार तथा विभिन्न प्रकार के पत्थरों से बनी थी। सैंधव सभ्यता के सर्वाधिक मोहरें वर्गाकार थी तथा आयताकार भी थी। हड़प्पा सभ्यता में मोहरों को बनाने में सर्वाधिक सेल खड़ी पत्थर का उपयोग किया गया था। लोथल और देसलपुर से तांबे की बनी मोहरें प्राप्त हुई हैं। वर्गाकार मोहरों पर लघु लेखों के साथ एक श्रृंगी पशु एवं वृक्ष, पीपल, भैंस, बाघ, हाथी और बकरी की आकृतियों के साक्ष्य पाए गए हैं। आयताकार मोहरों पर सिर्फ लिपि का ही साक्ष्य पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर गाय, घोड़ा, ऊंट की आकृति का अंकन नहीं मिला हुआ, यानी गाय, घोड़ा, ऊंट ये सब नहीं पाया गया है। ठीक। अब तक लगभग 2500 यानी 2500 से अधिक हड़प्पाई मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिसमें 50% अकेले मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। मोहरों में श्रेष्ठतम मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी वाली मोहर है, जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, बाघ, भैंसा तथा नीचे 2 हिरण की आकृति का अंकन है। सैंधव सभ्यता के लोग इन मोहरों का प्रयोग सामान्यतः मुद्रा के साथ साथ बाह्य व्यापार में अपनी वस्तुओं की पहचान के लिए भी करते थे, क्योंकि व्यापार में किसी वस्तु के गट्ठर के ऊपर इन मोहरों को लगाया जाता था। अब हम मूर्ति कला की बात करें, दोहरा रहे हैं, है ना। हड़प्पा के लोग पत्थर, मिट्टी तथा धातु की मूर्तियों का निर्माण करते थे। सैंधव क्षेत्र में पाषाण मूर्तियां नाम मात्र की मिली हैं और जो प्राप्त हुई भी हैं खंडित अवस्था में मिली हैं। हड़प्पा से 2 मूर्ति तथा मोहनजोदड़ो से 12 पाषाण मूर्ति प्राप्त हुई है। सैंधव सभ्यता के घर घर में मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती थी, जो कि लोक कला का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। मूर्तियां आग में पकाकर बनाई जाती थी। लगभग 75% पशु पक्षियों की हैं, जिसमें सर्वाधिक वृक्ष एवं गौरैया की प्राप्त हुई है तथा 25% मूर्तियां मनुष्यों की प्राप्त हुई हैं। इसमें भी अधिकांश
इस तरह की मूर्तियां हैं। ठीक, हड़प्पा सभ्यता में धातु की मूर्तियां एक निश्चित सांचे में ढालकर बनाई जाती थी, जो कि भ्रष्ट मोम पद्धति मधुछिष्ट विधि द्वारा बनाई जाती थी। यानी भ्रष्ट मोम पद्धति या मधुछिष्ट विधि द्वारा बनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग धातु की गलाई एवं ढलाई से परिचित थे। इससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को विज्ञान एवं तकनीकी का ज्ञान था। धातु मूर्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मोहनजोदड़ो के एचआर क्षेत्र से प्राप्त कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति है। अब हम आगे मृदभांड और बाकी पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक ना, हमारी चर्चा मृदभांड पे होगी। ठीक, मृदभांड अभी तक हमने क्या क्या किया, मोहर और मूर्ति कला। ठीक, अब आगे मृदभांड पर। ये है मृदभांड। ठीक, मृदभांड का मतलब जानते हैं, मृद यानी मिट्टी, भांड मतलब बर्तन यानी मिट्टी के बर्तन। ठीक, तो आगे हड़प्पा सभ्यता के लोग सर्वाधिक मृदभांड चाक पर बनाया करते थे। चाक पर ही, चाक जानते हैं ना, सबसे पहले तो चाक पहिया आविष्कार हुआ था ना, चाक। हड़प्पा सभ्यता के लोग सर्वाधिक मृदभांड चाक पर निर्मित करते थे। निर्मित यानी बनाया करते थे, हाथ से तथा हाथ से कम बनाते थे। जो हड़प्पावासी थे, जो अपने मृदभांडों को सबसे अधिक चाक पर ही बनाया करते थे, हाथ से कम बनाते थे। ठीक, सिंधु सभ्यता के मृदभांड लाल रंग के और गुलाबी रंग के होते थे। सिंधु सभ्यता के मृदभांड लाल या गुलाबी रंग के होते थे, जिन पर काले रंग के ज्यामितीय आकार के साथ साथ काले रंग का ज्यामितीय आकार और पशु पक्षी वनस्पति आदि का चित्रांकन प्राप्त हुआ है। जो हड़प्पा सभ्यता के जो मृदभांड हैं वह लाल और गुलाबी रंग के थे और इसमें ज्यामितीय आकृति बनाया गया, जो चित्र वगैरह है, और वो कैसे थे, पशु पक्षी वनस्पतियों के चित्र का चित्रांकन किया गया है। सिंधु मृदभांड से लिपि का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि जो सिंधु सभ्यता में जो मृदभांड है उस पर कुछ लिपियां भी पाई गई हैं, यानी उस पर लेखनी, लिपि यानी लिखावट कुछ है। ठीक, अब आगे हम मनका की बात करते हैं। मनका मतलब जानते हैं, मनका मतलब गुड़िया। उस समय काल में वहाँ उस समय का जो मानव था, इंसान, वो गले में मनका उनका धारण करता था। ठीक, जैसे आज सोने का, हीरे का लोग जंजीर वगैरह पहनते हैं, फिर भी आजकल प्लास्टिक के रंगीन अलग अलग प्रकार के आ गए ना, अलग अलग आकार प्रकार के। आज आप समुद्र के किनारे जाइए तटों पर, वहाँ देखिए कितने प्यारे प्यारे रंगीन सब मिलते हैं, माला वाला सब गले में। ठीक, तो हम मनका की बात करेंगे। मनका यानी गुड़िया। ठीक, सिंधु सभ्यता के चाहुंदड़ो तथा गुजरात के लोथल एवं बगसरा से, याद रखें, यह चाहुंदड़ो और गुजरात में ही लोथल और बक्सरा भी गुजरात में ही है। ठीक, सिंधु सभ्यता के चाहुंदड़ो तथा गुजरात के लोथल एवं बक्सरा से मनका निर्माण का कारखाना प्राप्त हुआ है। यानी कारखाना मतलब कार्यशाला, वहाँ पर मनका निर्माण होता था, मनका बनाया जाता था, मनका बनाने की फैक्ट्री थी। ठीक, कहाँ, चाहुंदड़ो में थी और लोथल में थी, गुजरात में लोथल, और वहीं पर एक स्थल और था बगसरा, वहाँ पर था। ठीक,
मन के अधिकांशतः सेल खड़ी पत्थर के बने होते थे। जो मनके थे वह किन पत्थर के बने थे? अधिकांश जो पत्थर थे सेल खड़ी के। ठीक, अब सेल खड़ी पत्थर के सर्वाधिक मोहरें पाई गई और मनका भी, गुड़िया भी सेल खड़ी पत्थर के पाए गए। बहुत सारे तो हड्डी के भी पाए गए। हम लोगों ने पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल में पढ़े है ना। ठीक, अब अच्छा, ये गले में पहनने वाला थोड़ा सा एक तार्किक बात करते हैं, आया कहाँ से होगा? अब जो पाषाण काल का जो मानव था भाई, वह तो सिर्फ खाने के लिए घूमता रहता था, खाने के लाले पड़े। अब वो किया क्या होगा? मान लो कुछ वस्तु मिली, सिर्फ खाने के लिए दौड़ता रहता सुबह शाम। अब कोई लंच डिनर वाली बात तो थी नहीं। कच्चा मांस खाता था, पेड़ों पर रहता था ना, पाषाण के उसके औजार थे, पाषाण के गुफाओं में रहता था, इस तरीके की थी। तो कुछ जो अगर खाने से बच गया होगा तो हो सकता है कंधे टांग लिया हो, ठीक, और उसकी हड्डियाँ और उसको चूसना हो तो क्या हो, गले में पहन लिया हो। तो इन तरीक़ों से धीरे धीरे करते करते एक गले का गुरिये का निर्माण हो गया। आपने देखा होगा कि बहुत जगह जो गले में जो पाए गए हैं वो हड्डी के बने पड़े हैं ये, ठीक, हार वगैरह हड्डियों के हैं, कुछ पत्थर के हैं, गुड़िया के। तो यह बताता है आखिर ये आया कहाँ से। कभी कभी कुछ चीज़ें पहले से चलो उसके रूप बदल जाते हैं। अब एक मैं कहानी सुना देती हूँ आपको। एक कहानी यह था, सुना देना, कि जब बहुत पहले की बात है, जब वहाँ पर जो लड़की के जो पति होते हैं, हस्बैंड होते हैं, जब वो अपने ससुराल जाते हैं, ठीक, यानी अपनी पत्नी के मायके जाते हैं, अपने मायके उनके घर जाते हैं, तो वो क्या, दामाद के रूप में जाते हैं। तो वहाँ पर खाना जब परोसा जाता था, भोजन दिया जाता था उनको, तो एक बगल में डंडा रख दिया जाता था, ठीक। अब ये एक परंपरा सी बनी हुई थी, बगल में डंडा। कोई भी दामाद आए, खाना जब परोसते तो बगल में डंडा रखते थे। अब वह डंडा के लिए आखिर उसके मन में, उस दामाद जी के मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर ये डंडा होता क्यों है, क्यों रखा जाता है। अब उसको पता लगाया गया कि क्यों डंडा रखते हैं खाते समय। अब वह पूछा गया, कौन बता सकता है? जो सबसे बड़ा बुजुर्ग, उससे पूछा, नहीं हमें नहीं पता है, उनको पता है। इस तरीके से बड़े बड़े ऋषि मुनि कहाँ कहाँ वो पहुँच गए उसको पता करने कि ये डंडा की प्रथा आई कहाँ से। तब बहुत समय बाद एक किसी बुजुर्ग ने, किसी साधु ने बताया कि यह डंडा नहीं है। जब दामाद भोजन करता है, चवण डुलाया जाता है, तो उनको दांत खोदने के लिए एक सीख दिया जाता था। वही सीख लोगों ने समझा ही नहीं कि एक सीख क्यों है, दांत खोदने के लिए। आज वह सीख जो है डंडे के रूप में परिवर्तित हो गया। लोगों में बहुत सारे, है ना, शादी वादी होती है ना, तो मूसल जांत क्या घुमाते हैं, इसका क्या मतलब पता है? चलिए कभी बताएंगे, हटा। चलिए, अच्छा, कहानी तो हमने सुना दिया। तो ऐसा ही कुछ रहा होगा भाई। हर चीज़ गले में टांगे होंगे, टांगे टांगे पता चला कि भाई गला खाली ओली नहीं रहता है। अब वो धीरे धीरे जब धातुएं आई तो सोने के, चांदी के, हीरे मोती सब कुछ बनने लगे, है ना। कभी हड्डी के ही रहे होंगे, हड्डी से फिर पत्थर आया, पत्थर से धातु आई। आज क्या क्या भाई, आजकल तो गले में अगर कोई जंजीर पहनी है ना गोल्ड वाली, चोर ले जाता है तुरंत, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, नहीं काफ़ी समय हो जाएगा। तो मन के अधिकांश सेल खड़ी पत्थर के बने होते तथा इनका सर्वाधिक प्रचलित आकार बेलनाकार होता था। जो मनका था, सिंधु सभ्यता में जो मनके का निर्माण होता था वह सेल खड़ी पत्थर से तो बना होता था। अगर हम उसकी आकार प्रकार की बात करें तो वह बेलनाकार में बना था। भाई बेलनाकार होगा तभी तो उसमें होल होगा ठीक से, वो अच्छे से यहाँ से चिपकेगा, है ना, गले में। अब वो कहीं गोल गोल हो तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, अब जैसे भी रहे होंगे, ठीक। अब कभी चल के सब देखना पड़ेगा जा कर के वहाँ पे। आप लोग पढ़ लीजिए, पास हो जाइएगा तो मुझे फ़ोन करिएगा, तो हम और आप सब लोग मिल करके हम लोग ये सब चीज़ें देखने चलेंगे। वैसे मैंने भी नहीं देखा है, देखा तो बहुत सारे म्यूजियम है, पर बहुत सारी चीज़ें इतने समय ही नहीं रहते कि चीज़ को पढ़ूँ। बच्चे होते हैं हमारे पास, वो सब जल्दी में रहते हैं कि मम्मी ये क्या देखते हो, चलो चलो चलो। लेकिन अब थोड़े बड़े हो गए हैं तो उनको लगता है कि नहीं, ये मम्मी की चीज़ें हैं, इतिहास की चीज़ें, देखो देखो। चलिए,
तो ये जो बेलनाकार होता था, ठीक। अब हम बात करेंगे अगला माप तौल पर। माप तौल का मतलब, माप का मतलब क्या होता है भाई, और तौल का मतलब किसी चीज़ को नापना और तौलना, अर्थात बाट बटखरा। आप इस माप तौल के बगल में कोष्टक में बाट बटखरा भी लिख लीजिएगा, ठीक। बाट बटखरा। हड़प्पा सभ्यता के लोग लगभग सभी स्थलों से बाट बटखरे प्राप्त हुए हैं, ठीक। हड़प्पा सभ्यता के लगभग सभी स्थलों से बाट प्राप्त हुए हैं। यह बाट क्या बताता है, यह ये बताता है कि यह सैंधववासी लोग वणिक वर्ग थे, यानी व्यापारी लोग थे। एक समान बाट सभी जगह सभी स्थलों पर पाए गए हैं, और वह 16 के गुणांक में, ये बाट 16 के गुणांक में होते थे, ठीक। बाट बटखरे विभिन्न आकार प्रकार, बाट बटखरे जो बाट बने थे वह विभिन्न आकार प्रकार में भी बने होते थे, और जो बाट बने होते थे तथा पत्थरों में जो सर्वाधिक जो बाट था, यहाँ पर देखिए थोड़ा बदलाव आया, ठीक। अभी तक सेल खड़ी या अन्य चीज़ें चलती रहती थी, लेकिन यहाँ पर जो बाट बना हुआ, जो बटखरा बना हुआ है, वह भूरे चट पत्थर से बना हुआ है, यह सेल खड़ी से नहीं बना हुआ है, ठीक। यहाँ देखिए, फिर से सुन लीजिए। बाट बटखरे विभिन्न आकार प्रकार पत्थरों के बने होते थे तथा पत्थरों में सर्वाधिक बाट भूरे चट पत्थर से बना था, भूरे चट पत्थर से बने होते थे, ठीक। अब हम आगे बात करेंगे लिपि। लिपि का मतलब लेखनी या लिखावट, ठीक। लेखनी या लिखावट की सर्वप्रथम 1853 में इस लिपि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था, ठीक। 1853 में सर्वप्रथम इस लिपि का साक्ष्य मिला था, जबकि 1923 तक पूर्ण रूप से प्रकाश में आ चुकी थी। यह पहली बार 1853 में, ठीक, और पूर्ण रूप से यह प्रकाश में सबके सामने आई 1923 में, ठीक। सैंधव लिपि में कुल 64 मूल चिन्ह थे, यानी मूल अक्षर थे, 64 थे मूल, ठीक, तथा 400 से 500 अक्षर प्राप्त हुए। अब तक जो लिखावट है उनकी 64 अक्षर, मूल अक्षर 64 है, ठीक। अगर अब तक की हम बात करें तो 400 से 500 अक्षर प्राप्त हो चुके हैं। सैंधव लिपि एक भाव चित्रात्मक लिपि है। इनकी जो लिखावट है सैंधव लिपि, वह भाव, यह किसी ध्वनि या चित्र को प्रदर्शित करती है। अब या तो यह किसी ध्वनि के रूप में लिखी हो या किसी मतलब भाव बता रही है कोई, ठीक। सैंधव लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी, जिसे गोमूत्री या ब्रास्टोफोडम, देखिए इसमें जो ये भाव, इसको क्या 3 नामों से जानते हैं, और भी नाम होंगे। एक है गोमूत्री, दूसरा है गोमूत्री या ब्रास्टोफोडम, हम ये ब्रास्टोफोडम पहले भी बता चुके होंगे, और एक तीसरा है हलावर्त शैली नाम दिया गया है। अब हम इस जो भाव चित्रात्मक लिपि है, ये अभी गोमूत्री का मतलब क्या हुआ, आपने गाय देखा होगा, एक तो है ब्रास्टोफोडन। अब ये है कैसे, देखिए ये इस तरीके की, यह टूटती नहीं है, ठीक, ऐसे इस तरीके से है, यह टूटती नहीं है, इस तरीके से बना हुआ है, यह टूटती नहीं है, ठीक। अब इसी को ब्रास्टोफोडन कहते हैं, या गोमूत्री या हलावर्त शैली। अब ये जो गोमूत्री शब्द है, यह देखिए हिंदी शब्द, अब इसका मतलब क्या है, आपने गांव में गाय को देखा होगा, गाय जब पेशाब करती है तो वो कुछ आगे जाती है, तो इस तरीके के ऐसे ऐसे संरचना बनती है, जो उसका मूत्र जमीन पर गिरता है गाय का,
तो वह इस तरीके से ऐसे ऐसे संरचना में आगे बढ़ती है, गिरती रहती है, तो कुछ इसी तरीके की आकार प्रकार में वह बनती है, ऐसे ऐसे। ठीक, तो यह शब्द सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, अब यह बताना है तो मैं बता रही हूँ। हो सकता आप लोग भी सुने तो अच्छा ना लग रहा हो कि ये क्या बता रहे हैं, लेकिन बेटा यही मतलब है, ठीक, इसका, इस गोमूत्र का, या इसे ब्रास्टोफोडम या हलावर्त शैली नाम दिया गया है। ठीक, यह एक विकसित प्रकार की लिपि थी। ठीक, यह एक विकसित प्रकार की लिपि थी, यह एक विकसित प्रकार की लिपि थी। अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। यह जो सैंधव काल में जो लिपि मिली हुई है, जो प्राप्त हुई है, अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका, कोई पढ़ने में सफलता नहीं पाया। यह यानी कि यह अपठनीय है। ठीक, सैंधव लिपि का साक्ष्य अनेक मोहरों तथा मृद भांडों से प्राप्त होती है। ठीक, जबकि सबसे बड़ी सैंधव लिपि यानी लिखावट का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ था धौलावीरा से, वो हमने पहले बताया है। बताइए। तो जो आपको पता चला है ना कि धौलावीरा से लिखावट का साक्ष्य क्या मिला था, तो वह जो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए एक बार दोहरा देती हूँ मैं। मृद भांड, ठीक है ना, हम बात करेंगे मृद भांड की। फिर से मैं दोहरा रही हूँ। हड़प्पा सभ्यता के लोग सर्वाधिक मृद भांड चाक पर निर्मित करते थे, यानी चाक पर बनाते थे तथा हाथ से कम बनाते थे। सैंधव सभ्यता के मृद भांड लाल या गुलाबी रंग के होते थे, जिन पर काले रंग के ज्यामिति आकृति के साथ साथ पशु पक्षी वनस्पति आदि का चित्रांकन प्राप्त हुआ है। सैंधव मृद भांड से लिपि का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आगे मनका या गुरिया। सैंधव सभ्यता के चाहुंदड़ों तथा गुजरात के लोथल एवं बक्सरा से मनका निर्माण का कारखाना या कार्यशाला प्राप्त हुआ है। मन के अधिकांशतः सेलखड़ी पत्थर के बने होते थे तथा इनका सर्वाधिक प्रचलित आकार बेलनाकार होता है। यह किस आकार में था? बेलनाकार में था मन का। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के लगभग सभी स्थलों से बाट प्राप्त हुए हैं, यानी बाट बटखरे प्राप्त हुए हैं। ये बाट 16 के गुणांक में होते थे। बाट बटखरे विभिन्न आकार प्रकार के बने होते थे तथा पत्थर में सर्वाधिक बाट भूरे चट पत्थर से बने होते थे। ठीक, सर्वप्रथम, अब हम लिपि की बात दोहरा रहे हैं। सर्वप्रथम 1853 में इस लिपि का प्रथम साक्ष्य मिला था, जबकि 1923 तक पूर्ण रूप से प्रकाश में आ चुकी थी। सैंधव लिपि में कुल 64 मूल चिन्ह तथा 400 से 500 अक्षर प्राप्त हुए हैं। सैंधव लिपि एक भाव चित्रात्मक लिपि थी, जिसे गोमूत्री या ब्रास्टोफोडम या हलावर्त शैली नाम दिया गया है। यह एक विकसित प्रकार की लिपि थी। अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है तथा यानी कि यह अपठनीय है। सैंधव लिपि का साक्ष्य उनके मोहरों तथा मृद भांडों से प्राप्त होती है, जबकि सबसे बड़ी सैंधव लिपि लिखावट का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। अब आज के लिए इतना ही। अब कल हमारी चर्चा होगी सैंधव समाज पर। ठीक, फिर उसके बाद उद्योग धंधे को देख लेंगे। मेरे ख्याल से 2 क्लास शायद और बने। ठीक, चलिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए। कुछ बात हो तो कमेंट में लिखिएगा। ठीक।